आपने ये तो सुना होगा कि एक आदमी सही वक्त पर सही जगह पहुंच गया, मगर आज जो 4 कहानियां मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा उसमें चारों आदमी गलत वक्त पर गलत जगह पहुंचे हुए थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ या आपका दिन बहुत बुरा गुजरा है तो इन 4 लोगों की कहानियां सुन लीजिए। दुनिया की इस वक्त सबसे अमीर तरीन कंपनी एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स के बारे में तो सबने सुना है, और इस बारे में भी सबको पता है कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अपने एक दोस्त वोजनाइक के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत अपने एक गिराज से की। मगर इस हकीकत के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि इनके साथ एक तीसरा आदमी भी था जिसका नाम रॉन वेन था। किस्सा कुछ यूं है कि स्टीव जॉब्स का दोस्त वोजनाइक अटारी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता था। रॉन वेन वोजनाइक का एक कुलीग था जो कि अटारी कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन का काम संभालता था और अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट था। स्टीव जॉब्स को जब रॉन वेन के बारे में पता चला तो उसने रॉन वेन को बताया कि मैं और वोजनाइक एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले, हम चाहते हैं कि इस कंपनी को स्टार्ट करने में तुम भी हमारे पार्टनर हो। क्योंकि स्टीव जॉब्स और वोजनाइक दोनों 20 या 21 साल की उम्रों में थे और ज्यादा तजुर्बा नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें एक तजुर्बेकार आदमी की जरूरत थी। वेन ने स्टीव जॉब्स की ऑफर कबूल कर ली और इन तीनों ने मिलकर 1976 में एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। ये वेन ही था जिसने एप्पल का पहला लोगो टाइप किया था। इन तीनों का पहला एग्रीमेंट भी वेन ने बनाया था, जिसके मुताबिक कंपनी का 45% हिस्सा स्टीव जॉब्स का होगा, 45% हिस्सा वोजनाइक का और 10% हिस्सा वेन का होगा। और इस एग्रीमेंट के साथ ही एप्पल कंपनी स्टार्ट हो गई। लेकिन सिर्फ 12 दिन बाद ही वेन ने कंपनी छोड़ दी और कभी वापस न जाने का फैसला किया। इसकी 3 वजह थी। पहली वजह ये थी कि वेन का इंटरेस्ट डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा इंजीनियरिंग के काम में था, मगर ये काम वोजनाइक और स्टीव जॉब्स के जिम्मे था, तो उसको कंपनी में अपनी कोई खास जगह नजर नहीं आ रही थी। दूसरी वजह ये थी कि स्टीव जॉब्स ने अपने पहले ऑर्डर के लिए कुछ $1000 का उधार लिया हुआ था। वेन को ये डर था कि अगर हमें पहले ऑर्डर से पैसे न मिले तो ये उधार मुझे चुकाना पड़ेगा। हालांकि कंपनी के एग्रीमेंट में ये बात लिखी थी कि तीनों बराबर बराबर हिस्सा उधार चुकाने में देंगे, मगर क्योंकि स्टीव जॉब्स और वोजनाइक बहुत छोटे थे, उनके पास कोई ऐसा एसेट नहीं था जिसको बेचकर उधार दिया जा सके। अलबत्ता वेन के पास एक घर था, तो इसको ये डर था कि अगर हम उधार ना दे सके तो मुझे अपना घर भी बेचना पड़ेगा। और तीसरा मसला वेन के लिए ये था कि उसने 5 साल पहले एक मशीन का बिजनेस किया हुआ था और वो बुरी तरह नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से इसको ये डर था कि ये बिजनेस भी फेल हो जाएगा। इन 3 वजूहात की बिना पर वेन ने एप्पल कंपनी छोड़ दी और अपने 10% हिस्से के शेयर सिर्फ $800 में बेच दिए। स्टीव जॉब्स ने कई बार वेन को कंपनी में वापस आने की दावत दी, मगर वेन ने इसे हर बार ठुकरा दिया। वक्त का करना ऐसा हुआ, अगर वेन वो कंपनी ना छोड़ता और सिर्फ अपने 10% शेयर ही अपने पास रखता तो 40 साल बाद इसके उस शेयर की कीमत जो इसने सिर्फ $800 में बेच दिया था $100 बिलियन होती। जब 40 साल बाद वेन को इस बारे में बताया गया कि वो जो कंपनी उसने 2 लड़कों के साथ शुरू की थी उसकी आज पोजीशन क्या है, तो उसने कहा कि मुझे अपने कंपनी छोड़ने के डिसीजन पे कोई अफसोस नहीं है, ये मैंने वैसे भी करना ही था। मगर एक और जगह इंटरव्यू देते हुए इसने इस बात को माना कि अगर मैं सिर्फ 1980 तक ही एप्पल के साथ जुड़ा रहता तो कम से कम स्टीव जॉब्स और वोजनाइक की तरह लखपति तो बन ही जाता। ऊपर से बेचारे वेन के साथ एक और बदकिस्मती हो गई। वेन ने वो एग्रीमेंट जो इन तीनों के दरमियान साइन हुआ था उसका एक डॉक्यूमेंट अपने पुरानी फाइल्स में कहीं रखा हुआ था, जो इसे 1990 में मिला। इसने उस डॉक्यूमेंट को भी एक कलेक्टर को $500 में बेच दिया। वो इस सेम डॉक्यूमेंट 2011 में $1.59 मिलियन में ऑक्शन हुआ। दूसरी कहानी उस आदमी के बारे में जिसने टेलीफोन इजाद किया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया में पहली दफा वो कौन सा आदमी था जिसने टेलीफोन इजाद किया था, तो सब एक ही जवाब देंगे कि उस आदमी का नाम ग्राहम बेल था। मगर आपका जवाब गलत है, क्योंकि हकीकत में वो आदमी एंटोनियो म्यूसी के अलावा और कोई नहीं है, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। मगर इसकी पूरी जिंदगी मुश्किल से घिरी हुई थी। 1830 में वो अपनी छोटी सी लैब में इलेक्ट्रिक शॉक्स के जरिए से एक बीमारी का इलाज करने के मेथड पर काम कर रहा था, और इसी इजाद के दौरान इसे पता चला कि आवाज इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की सूरत में कॉपर वायर के जरिए से ट्रांसफर की जा सकती है। इससे लगा कि ये एक अजीम इजाद है, और इसी मेथड पर और काम करने के लिए ये 1850 में न्यूयॉर्क आ गया। जैसे कि मैंने पहले कहा, म्यूसी की लाइफ मुश्किलों से घिरी हुई थी। जब ये न्यूयॉर्क आया तो इसकी बीवी पैरालाइज हो गई, मगर म्यूसी ने इससे बातचीत करने के लिए अपने उसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स वाले एक्सपेरिमेंट से इसके कमरे तक और अपनी वर्कशॉप इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए एक मशीन बना दी। और 1860 में इस मशीन को पूरी दुनिया के सामने न्यूयॉर्क प्रेस के जरिए से लाने की कोशिश की, मगर म्यूसिसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मजीद इस इजाद पर काम कर सके, और दूसरा कि उसको इंग्लिश भी सही तरह से नहीं आती थी। और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका एक एक्सीडेंट भी हो चुका था जिसमें उसकी स्किन जल चुकी थी। फिर काफी अरसे तक उसने काम रोक दिया। पहली मशीन जो इसने बनाई थी अपनी बीवी से बातचीत करने के लिए, वो इसकी बीवी
نے بعد में सिर्फ $6 में एक कबाड़ शॉप को बेच दी। म्यूसी ने और जानदार मॉडल बनाया जो कि काफी लंबे अरसे तक टेलीफोन में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन म्यूसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी इस इजाद को अपने नाम से पेटेंट करा सके। इसलिए इसने 1871 में अपनी इस इजाद को हर 1 साल के बाद रिन्यूएबल पेटेंट के नाम से रजिस्टर्ड करा लिया, लेकिन 3 साल गुजरने के पास इसके पास $10 भी नहीं थे कि इस अपनी पेटेंट को रिन्यू करा सके, जिसकी वजह से ये इसके नाम से अभी तक पूरी तरह रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। इसने अपने इस इजाद का एक मॉडल एक बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन टेलीग्राफ को भी भेजा, मगर ये इस कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को इस बात पर आमादा ना कर सका कि ये इसके साथ एक मीटिंग सेट कर ले। लेकिन जब म्यूसी ने अपना वो मॉडल जो इसने इनको भेजा था वापस मांगा, तो इस कंपनी ने इसे कह दिया कि वो तुम्हारा मॉडल हमसे गुम चुका है। और 2 साल बाद एक आदमी ग्राहम बेल सामने आया, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी लेबोरेटरी म्यूसी के बिल्कुल साथ ही थी। ये आदमी सामने आया और इसने अपने नाम से म्यूसी की इस इजाद, जिसे म्यूसी टेलीट्रोफोनो कहता था, इसे टेलीफोन के नाम से अपने नाम से पेटेंट करा लिया और सारी शोहरत समेट ली, और उस वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ भी एक डील कर ली। म्यूसी ने ग्राहम बेल के खिलाफ अदालत में केस चला दिया और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर आमादा हो चुकी थी कि हम केस सुनेंगे और बहुत जल्दी बेल के खिलाफ फैसला आने वाला था। मगर इससे पहले कि इस केस का कोई फैसला आता, 1889 में म्यूसी मर गया और केस की फर्दर प्रोसीडिंग ना हो सकी क्योंकि विक्टिम मर चुका था और ग्राहम बेल को टेलीफोन का पहला इन्वेंटर मान लिया गया। हर 4 साल बाद पूरी दुनिया की गेम्स का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक्स कराया जाता है, और ये ओलंपिक्स गेम्स से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए एक यादगार मौका होता है। मगर 27 जुलाई 1996 के ओलंपिक्स की एक गेम एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए यादगार तो बनी, मगर अच्छी सेंस में नहीं। हुआ ये कि 27 जुलाई 1996 की ओलंपिक गेम जो कि अटलांटा में थी और जहां हजारों लोग इस गेम को देखने आए हुए थे, इस गेम के दौरान ही एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम रिचर्ड ज्यूल था, उसको पार्क के कोने में एक ग्रीन कलर का बैग नजर आया जो कि जमीन पर यूं ही पड़ा हुआ था। ज्यूल को इस शक हुआ कि शायद इस बैग के अंदर बम फिट है, इसलिए उसने तमाम लोगों को इस बैग से दूर हटाना शुरू किया। एक सिक्योरिटी गार्ड होने की हैसियत से लोगों ने भी इसकी बात सुनी और इस बैग से दूर हुए, और इसी दौरान पुलिस को भी बुला लिया गया। अभी ये सब मिलकर क्राउड की सीट्स को खाली करवा ही रहे थे कि अचानक से ये बैग जिसके अंदर सच का बम था फट गया और 100 से ज्यादा लोगों को इस बैग ने जख्मी किया और एक औरत को मार दिया। अगर जूल मौके पर लोगों को वहाँ से न हटाता तो इस बम की वजह से कई अमवात हो सकती थी। इस ओलंपिक गेम का विनर कोई प्लेयर नहीं बल्कि रिचर्ड जूल बन गया, क्योंकि उसने मौके पर इस बैग की निशानदेही करके काफी जानें बचाई और अखबारात में इसकी खबरें छपने लगी। मगर एक सुबह जब जूल उठा और इसने अखबार पढ़ा तो इस अखबार में ये खबर पढ़कर जूल हैरान रह गया कि पुलिस और FBI को इस शक है कि जूल ही वो आदमी था जिसने ये बम रखा था, और पुलिस और FBI दोनों इसके घर के चक्कर लगाने लगी, इससे इंटरोगेशन करने लगे, इससे सवाल जवाब होने लगे कि उसे इस बैग के बारे में किस तरह पता चला। प्रेस में खबरें छपने लगी कि जूल ही वो आदमी था जिसने वो बम रखा था, जिससे जूल की जिंदगी काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। आए दिन जब वो सुबह उठता था इसके घर के आगे मीडिया की गाड़ियां खड़ी होती थी और FBI तरह तरह से कैमरे लगाकर इससे सवाल जवाब करते थे। जूल इस सबसे इतना परेशान और डर गया था कि वो डायबिटीज जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुका था, जो कि ज्यादा टेंशन लेने से होती है। FBI जूल के साथ लगातार 4 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन अक्टूबर में कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आ गया कि जूल बिल्कुल इनोसेंट है, उसका इस बम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जब जूल का नाम इस इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो गया तो इसने CNN और NBC जो कि अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप है, इनके खिलाफ केस किया कि इन्होंने किस तरह जूल की इज्जत को मीडिया में उछाला, और इनके खिलाफ बाद में केस भी जीत लिया। लेकिन इस सब ड्रामे से जूल की सेहत पर इतना इफेक्ट हो चुका कि वो सिर्फ 44 साल की उम्र में ही एक सुबह अपने घर के अंदर मरा हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम में इसकी मौत की वजह डायबिटीज ही थी जो उसके जिस्म को बुरी तरह खराब कर चुकी थी। लोग ये भी कहते हैं कि जूल का इतनी जल्दी मर जाना वो इल्जामात है जो इसके ऊपर उस बम ब्लास्ट की वजह से लगाए गए। और ये आखिरी कहानी इस बदकिस्मत या इसे आप किस्मत वाला भी कह सकते हैं आदमी की है जो जब भी रोड पर निकलता था हमेशा मौत को अपने सामने पाता था और फिर बच जाता था। इस आदमी का नाम फ्रानो सिलेक था। सिलेक के साथ पहला अजीब वाकया 1962 में पेश आया जब ये ट्रेन में सफर कर रहा था। हुआ ये कि सफर के दौरान ही ट्रेन पटरी से उतर गई और साथ ही चलते ठंडे बर्फानी दरिया में जाकर गिर गई। इस ट्रेन में 17 लोग डूब कर मर गए। सिलेक बच गया मगर इसका हाथ टूट गया था और ये हाइपोथर्मिया नामी बीमारी में मुब्तला हो गया। इस वाकये के ठीक 1 साल बाद फ्रानो सिलेक ने पहली दफा फ्लाइट बुक की। अभी फ्लाइट उड़ी थी कि अचानक इस जहाज का दरवाजा किसी वजह से उखड़ कर नीचे गिर गया और हवा का प्रेशर इतना था कि कुछ लोग इस प्रेशर की वजह से जहाज से बाहर खिंच गए। इनमें फ्रानो सिलेक भी था, लेकिन खुशकिस्मती से फ्रानो सिलेक जमीन पर घास के एक भूसे के ऊपर जाकर गिरा और कुछ ही छोटी मोटी चोटों के साथ जिंदा बच गया। मगर ये जहाज जिससे वो बाहर गिरा था क्रैश कर गया और इस वाकये में 19 लोग मर गए। अगर सिलेक इस जहाज से बाहर ना खिंचता तो शायद ये भी उन लोगों में शामिल होता। इस वाकये के भी
3 साल बाद यानी 1966 में स्लैक ने फिर एक सफर करने का सोचा है, लेकिन इस बार ये सफर ये बस से कर रहा था। लेकिन हादसों का भूत तो इसके साथ बस में भी आ गया। ये बस भी चलते चलते स्लिप कर गई और स्किटे खाती हुई साथ चलते हुए दरिया के अंदर जा गिरी और एक बुरे हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 4 लोग डूब कर मर गए, मगर स्लैक उन लोगों में शामिल था जो तैर कर किनारे तक पहुंच गए और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। इस वाकये में भी स्लैक को कुछ ही चोटें आई और इस बस वाले वाकये के 4 साल बाद यानी कि 1970 में जब फिर वो एक बार सफर कर रहा था, गाड़ी चलाते चलाते स्लैक को महसूस हुआ कि गाड़ी हीट अप हो रही है, मगर इसने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसकी गाड़ी ने आग पकड़ ली। ये सही मौके पर गाड़ी से उतर के दूर चला गया। स्लैक के गाड़ी से दूर जाते ही गाड़ी का फ्यूल टैंक फट गया और एक बार फिर स्लैक बच गया। हादसों का सिलसिला भी रुका नहीं था। स्लैक के साथ 5वां वाकया भी 3 साल बाद ही पेश आया, जिसमें इसकी गाड़ी का फ्यूल पंप गर्म तेल डालने से खराब हो गया था और फिर एक मर्तबा गाड़ी ने आग पकड़ ली थी। स्लैक के सर के सारे बाल जल गए थे, मगर इस बार भी वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था और उसे इस वाकये में कोई चोट नहीं आई थी। इसी तरह 1995 में एक शहर ज़ैग्रेब में स्लैक को एक तेज चलती हुई बस से टक्कर लगी, मगर इस वाकये में भी ये बच गया और इसे कुछ ही चोटें आई। और फिर 1996 में स्लैक एक मर्तबा फिर अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था और इस बार वो एक खाई वाले रास्ते से गुजर रहा था। इसी खाई वाले पहाड़ी इलाके में एक खतरनाक मोड़ आया। इस मोड़ पर गाड़ी मोड़ते मोड़ते ही सामने से यूनाइटेड नेशंस का ट्रक आ रहा था, जिससे स्लैक की गाड़ी की एक जोरदार टक्कर हो गई और इसकी गाड़ी घूमती घूमती खाई के किनारे पे जाके खड़ी हो गई और स्लैक जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी झटके से गाड़ी से उड़ता हुआ बाहर गया और बिल्कुल किनारे पे एक दरख्त से जाके लटक गया और इसकी आंखों के सामने इसकी गाड़ी कलाबाजियां खाते हुए गहरी खाई में जा गिरी और ये 7वीं बार फिर बच गया। इसे काफी लोग दुनिया का लकी तरीन आदमी भी समझते हैं, मगर स्लैक ये नहीं मानता। वो कहता है कि वो शायद दुनिया का अनलकी आदमी है जो हर एक्सीडेंट के मौके पर मौजूद होता है।